नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि अपने पिछले कुछ सेशन से हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं। हमारी परिचर्चा का विषय रहा है उत्तर आधुनिकता क्या है। हम आज भी उत्तर आधुनिकता क्या है इस प्रश्न को सुलझाने की कोशिश करेंगे और बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर अजय वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर ऑफ फिलॉसफी, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, JNU से, और नित्य प्रति सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर के माध्यम से या आपको सामग्री उपलब्ध कराते हैं जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर अजय वर्मा का और उत्तर आधुनिकता क्या है इस पर विशेष चर्चा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर अजय वर्मा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद कृतिका। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि हम अपने पिछले 5 व्याख्यानों में हम देखते आए हैं कि उत्तर आधुनिकता से हमारा क्या अर्थ है। उत्तर आधुनिकता के दौरान किस प्रकार के परिवर्तन, विभिन्न जो अध्ययन के क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार के परिवर्तन आए, हमारी जो विभिन्न अवधारणाएं थी विभिन्न विषयों के प्रति वो किस प्रकार से एक बदलाव के दौर से गुजरी। इनमें जो कुछ मुख्य अवधारणाएं थी वो थी हमारी जो कॉन्शियसनेस की, हमारी जो चेतना की अवधारणा है वह है, हमारी ज्ञान की अवधारणा है वह है, और ज्ञान मीमांसा से जुड़े हुए प्रश्न और कुछ ऑन्टोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जैसे कि हम पहले भी इस विषय में बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो आधुनिक काल है, जो कि जिसको कि हम एनलाइटनमेंट से पश्चात का, उसके बाद का जो समय है उस समय के को हम इंगित करते हैं आधुनिक काल से। तो उस समय कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हर क्षेत्र में, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे नज़रिया जो था दूसरे अन्य विषयों के प्रति उसमें। और उससे पहले जो हम जिस प्रकार से विभिन्न विषयों के बारे में विचार करते आए थे उसमें कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इस विषय में हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से वस्तुनिष्ठता जो है हमारे अध्ययन में वह किस प्रकार से एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान कर लेती है, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेती है। अब हम जो ज्ञान प्राप्त करने का जो हमारा जो जरिया है उसमें हम किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल बाह्य अथॉरिटी को अमान्य सिद्ध कर देते, मानकर चलने लगते हैं। और हम ये मान करके चलने लगते हैं कि यदि हमारे पास कुछ प्रश्न हैं तो उनका उत्तर हमें किसी ऐसे विचार पद्धति में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जो कि किसी अथॉरिटी पर आधारित हो, जैसे कि धर्म का क्षेत्र है। वहाँ पर हमारी जो ज्ञान की अवधारणा है धर्म के क्षेत्र में वह ये है कि कुछ ग्रंथों में कुछ मान्यताएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं और हम उनको स्वयं सिद्ध रूप से मानकर चलते हैं। और हम ये मान करके चलते हैं कि क्योंकि वे स्वयं सिद्ध हैं तो हमारा जो भी जिस प्रकार का भी ज्ञान उसके तत्पश्चात उदित होता है उसमें वह उसको कन्फर्म करना होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो परिसंरचना है वह जो पहले से ही पूर्व विदित जो ज्ञान ग्रंथों में मौजूद है उसको नकारते हुए नहीं हो सकता। अर्थात जो भी हम ज्ञान को फर्दर ऑन तत्पश्चात जो हम भी जिस प्रकार भी ज्ञान की उत्पत्ति होगी उसको उस ज्ञान पर पूर्व में जो हम पहले से ही ज्ञान की अवधारणा को मानते चले हैं उस पर ही आधारित ज्ञान होगा। किंतु एनलाइटनमेंट के बाद हम इस अवधारणा से बिल्कुल इतर हम ये मान करके चलते हैं कि यदि हमें किसी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है तो हम उस वस्तु से हम डायरेक्ट सीधे अपरोक्ष तौर पर हम उससे स्वयं को संलग्न कर सकते हैं, उसके स्वभाव को जानने की चेष्टा कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में हमें किसी भी बाह्य अथॉरिटी की हमें आवश्यकता नहीं है। किंतु यह अवधारणा भी, जैसा कि हम इस विषय में पहले भी बात करते आए हैं, उत्तर आधुनिक काल जिसको कि हम रफली 1960s के अराउंड
जो एक नया आंदोलन शुरू हुआ विभिन्न ज्ञान की विधाओं में, हम उसे हम उत्तरआधुनिकता के नाम से पुकारते हैं। तो उसमें हम ये जो हमारी जो नई अवधारणाएं थी ज्ञान के प्रति, जो कि एक वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित, एक साइंटिफिक मेथड पर आधारित थी कि हम विषय वस्तुओं को, हम जो हमारे ज्ञान की जो वस्तुएं हैं, हम उनको ऑब्जेक्टिवली, हमें उनका अवलोकन करना चाहिए, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। और इस प्रकार जो वस्तुएं हैं, क्योंकि वे अपने स्वरूप को लिए हुए ही हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, तो यदि हम उनको ऑब्जर्व करें ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ रूप से, तो हमें उनका ज्ञान प्राप्त उसी रूप में हो जाएगा जिस स्वरूप में वह हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो किंतु इस प्रणाली को भी का भी एक तरीके से समस्यायीकरण, प्रॉब्लमेटाइजेशन हम पाते हैं लेटर ऑन उत्तराधुनिक काल में। इस विषय में हम पहले ही बहुत से विचारकों के बारे में बात कर चुके हैं, जिनमें हमने जब कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना के विषय में जब हमने बात की, तो हमने जाना कि किस प्रकार जो चेतना का जो हमारा की जो पहले की जो अवधारणा थी, उसको फ्रॉइड एक गहन चुनौती प्रस्तुत करते हैं, जब वे कहते हैं कि चेतना जो है वह एक रिफ्लेक्टिव मिरर की तरह नहीं है, जिसके एक ट्रांसपेरेंट मिरर की तरह नहीं है, जिसके हम आर पार देख सकें, जिसके अंदर जो भी वस्तु यदि चेतना में है उसको हम देख पाएं। ऐसा चेतना की अवधारणा जो कि पहले थी, उसको वो नकारते हैं और वो कहते हैं कि वे विचार भी जो हमारे चेतन मन में स्थित हैं, उन पर भी हमारे अवचेतन मन का प्रभाव रहता है, और चेतना जो है अपने जो हमें चेतना में दिखाई पड़ता है, उससे परे भी चेतना का विस्तार है। किंतु यदि हम इससे और आगे बढ़ें, तो हमारे सामने कुछ और बहुत प्रमुख विचारक सामने आते हैं, जिनमें मिशेल फूको और याक दरिदा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये फ्रेंच फिलोसोफर्स, इन्होंने जो आधुनिकता से जुड़े हुए जो कुछ मूलभूत अवधारणाएं थी, उनको बड़ी प्रमुखता से इन्होंने चुनौती दी, और इस आज के व्याख्यान में हम इनके विषय में ही जानने की कोशिश करेंगे। तो इस विषय में हम मिशेल फूको से शुरू करेंगे। मिशेल फूको, जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं, उनके बहुत से जो ग्रंथ हैं वे काफ़ी प्रसिद्ध हुए, जिनमें कि मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, बर्थ ऑफ अ क्लिनिक आदि प्रमुखता से, ऑर्डर ऑफ थिंग्स, इस प्रकार के बहुत से, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, जिसके उन्होंने काफ़ी सारे वॉल्यूम्स लिखे। तो उन्होंने बहुत से संदर्भ ग्रंथ उन्होंने लिखे जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुए। किंतु यदि हम उनके दर्शन को देखें, तो हम पाते हैं कि उनका जो मेन जो चुनौती जो प्रस्तुत करते हैं वो पुरानी आधुनिक अवधारणाओं को, वह यह है कि हम एक आधुनिक अवधारणा इतिहास से जुड़ी हुई यह रही कि इतिहास जो है वह मानो एक कुछ निश्चित इवेंट्स, जो कुछ निश्चित घटनाक्रम पहले समय में होते आए हैं, उनके अध्ययन को हम इतिहास मानते आए हैं। अर्थात अपने आप को किसी प्रकार के पूर्वानुमान या किसी प्रकार के प्रिजम्पशंस से रहित करके एक जो हिस्टोरियन का कार्य है वह यह है कि वह ऑब्जेक्टिवली समय में जो एक एविडेंसेस जो हमें आज के समय में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जैसे कि जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, एक इतिहासकार जो है, वह जिस प्रकार से किसी एक अमुक जगह की खुदाई करके उसको जो विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं मिलती हैं इतिहास से जुड़ी हुई, उनके आधार पे वह पता लगाने की कोशिश करता है कि किस प्रकार की उस समय समाज रहा होगा, उसमें किस प्रकार की अवधारणाएं विद्यमान होंगी, किन किन विषय वस्तुओं पर उनका किस प्रकार से विचार पद्धति रही होगी, इत्यादि इत्यादि।
किंतु यहाँ पर जो हमारे लिए जानने का मुख्य विषय है वह यह है कि हम इतिहास को इस प्रकार से देखते आए हैं कि इतिहास को हम केवल एक घटनाक्रम विशेष के रूप में देखते आए हैं जो कि अपने स्वयं में एक ही प्रकार का हो सकता है, और हम ये मानते आए हैं कि उस घटनाक्रम को नज़दीकी से जानना, वैसे कि वैसा जानने की कोशिश करना जिस प्रकार से वो घटित हुए, यह है इतिहास का मतलब एक बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड वे में, जहाँ पर हम अपने जो कुछ इंटरेस्ट हैं उनको इन्वॉल्व ना करें, हमारे जो पूर्वाग्रह हैं उनको उसके साथ संलग्नित ना करें इतिहास के विषय में जानते वक्त। तो इस प्रकार की जो अवधारणा थी यह इसको फूको चुनौती देते प्रस्तुत होते हैं, और इस बात की प्रेरणा वे फ्रेडरिक नीत्शे से पाते हैं, जिन्होंने अपने एक प्रसिद्ध निबंध जिसका कि नाम था यूज एंड अब्यूजेस ऑफ हिस्ट्री, जिसको उन्होंने अनटाइमली मेडिटेशंस नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। उसमें नीत्शे का मानना था कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास को देखने का कोई डिसइंटरेस्टेड नज़रिया नहीं हो सकता, कोई पूर्वाग्रह से रहित नज़रिया नहीं हो सकता। हिस्ट्री को हम हमेशा एक किसी कारण से हम हिस्ट्री को देखना चाहते हैं, और हम वो कारण जनरली हम इन कारणों से देखना चाहेंगे कि उस किसी अमुक समय में कुछ मान्यताओं को ज्ञान की श्रेणी देने के पीछे किस प्रकार की विचार प्रणाली रही, उस विचार प्रणाली के पीछे किस प्रकार की एक राजनीतिक व्यवस्था थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उनका मानना ये था कि इतिहास का जो अवलोकन है वह किसी डिसइंटरेस्टेड तरीके से ना तो हो सकता है और ना ही हमें करने की आवश्यकता है। जब भी हम इतिहास का अवलोकन करें तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कुछ प्रमुख जो प्रैक्टिसेस थी उस जमाने के जो एक तरीके से जो प्रैक्टिसेस थी उस समय के जो मान्यताओं के अनुरूप जो कार्य किए जाते थे उनकी ओर हमें देखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि उन प्रैक्टिसेस के पीछे किस प्रकार की फिलॉसफी, किस प्रकार की विचार पद्धति जुड़ी हुई थी। तो इसी बात को मान्य करके मिशेल फूको कुछ प्रमुख जो उस समय की जो कुछ प्रमुख जो अवधारणाएं हैं, जो हमारे जो वर्तमान समय की जो कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं जिसमें कि वो मैडनेस का विषय लेते हैं, जिसमें कि वो बर्थ ऑफ अ क्लिनिक में मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं, और डिसिप्लिन एंड पनिश नामक अपने पुस्तक में वे जो लीगल प्रैक्टिसेस हैं, जो पनिशमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो पीनल प्रैक्टिसेस हैं हमारे दौर की, उनके विषय में वो अवलोकन, उनके विषय में गहन अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो हम उनकी प्रथम पुस्तक मैडनेस एंड सिविलाइजेशन से बात करना शुरू करते हैं। अपनी पुस्तक मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में हम मिशेल फूको यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि कुछ ऐसे व्यवहार, कुछ ऐसी सोच जिसको कि हम आज पागलपन का संज्ञा दे देते हैं, जिसको कि आज हम मैडनेस की संज्ञा दे देते हैं, इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस थी, इस प्रकार की जो कुछ विचार प्रणालियां थी, वे पहले इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती थी। फूको का यह मानना है कि पहले हमारे पास जो मेन स्ट्रीम थिंकिंग है, यानी कि इस प्रकार की विचार प्रणाली जिसमें अधिकतर लोग जिस विचार प्रणाली को एक्सेप्ट करते हैं और जिस विचार प्रणाली को एक्सेप्ट करते हुए उसी नज़रिए से वस्तुओं को देखते हैं और उसी तरीके से चीज़ों को देखते हैं और मानते हैं, ऐसी मेन स्ट्रीम, ऐसी एक प्रमुख धारा से कुछ अलग हट के सोचने का अवकाश मिशेल फूको के अनुसार हमारे पास प्राचीन समय में रहा, किंतु धीरे धीरे उस अवकाश को, उस स्पेस को वर्तमान समय में निशेष कर दिया गया, उस वर्तमान समय में उसको समाप्त कर दिया गया। जैसे कि अगर हम पहले देखें तो हम
पाते हैं कि जैसे कि इसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके उदाहरण पाने के लिए हमें पाश्चात्य इतिहास या पाश्चात्य दर्शन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें तो अपने खुद की भारतीय लिटरेचर में भी, जैसे अगर हम देखें कबीर की उलटबाजियाँ, कबीर के बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जो हमारी मुख्य मान्यताएं हैं उनसे बिल्कुल अलग हट करके वो बात करते हैं। जैसे कि संत रैदास हैं, संत रविदास हैं, संत पलटू दास हैं। पलटू दास भी उनके जो दोहे हैं वे जो प्रमुख मान्यताएं हैं उनसे बिल्कुल हट करके वो कुछ कहते हैं। वे कहते हैं अच्छा हुआ हरि बिसराया, अर्थात अच्छा हुआ कि मुझे हरि का यानी कि भगवान का को मैं भूल गया, का विस्मरण हो गया। तो इस प्रकार से, और या अगर हम दूसरी ओर देखें तो जैसे मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से, वो मुल्ला नसरुद्दीन जिनके किस्से काफ़ी फेमस हैं, वो हमेशा कुछ अटपटा सा अपने किस्सों में करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जैसे कि शेख चिल्ली के हमारे सामने किस्से हम सुनते आए हैं। तो ये सारे व्यक्ति कुछ इस प्रकार के रहे कि अगर वर्तमान समय में अगर हम उनका विचार करें तो शायद इन व्यक्तियों को पागलपन का करार दिया जाएगा और शायद उनको हम मेडिकली ऑफ अनफिट घोषित कर दें। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य फूको का यह है कि प्राचीन समय में जो प्रमुख विचारधारा थी उससे हट के कहने की लोगों ने चेष्टा की, और वह उसको एक अलग प्रकार की मान्यता भी प्राप्त हुई, यानी कि उसके प्रति एक टॉलरेंस, एक सहिष्णुता की भावना हम हमेशा से देखते आए। अर्थात जो मेन स्ट्रीम है, जो एक शाश्वत सत्य जिसकी अवधारणा हम लेते चलते आए हैं, उसको चुनौती देने वाले जो कुछ व्यक्ति थे उनको हम बिल्कुल एक अन्य का दर्जा दे करके उनको हम बिल्कुल मार्जिन से हटाते नहीं हैं, बल्कि उनको एक अलग विचारधारा के रूप में हम उनको सहिष्णुता के साथ देखते हैं और उनको हम एक प्रकार से एक प्रकार के विचारधारा से उसको के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अनफिट नहीं घोषित कर देते। तो अर्थात ही कहने का अर्थ ये है कि जो पुराने समय में उनके अनुसार ये जो इस प्रकार का अवकाश था, वह अगर हम वर्तमान समय में देखें तो कुछ अलग प्रकार की जो विचारधाराएं, कार्य करने की पद्धतियां, कुछ अलग प्रकार के इंटरेस्ट्स होना, कुछ अलग प्रकार की विचारधारा रखना, कुछ अलग प्रकार से जीवन जीने के नजरिए होना, उनके प्रति जो सहिष्णुता हमें पहले दिखाई पड़ती है, उसको वर्तमान समय में पागलपन का दर्जा, मैडनेस, यानी कि मैडनेस जो है जिसको कि पहले हम टॉलरेट करते आए थे, और मैडनेस जिसको कि हम पहले एक प्रकार से जो कि सेलिब्रेशन का विषय रहा, चाहे वह हम हिंदी लिटरेचर में देखें, चाहे फॉर दैट मैटर हम उसको उर्दू लिटरेचर में देखें, जो दीवानापन एक शब्द आता है, वह जो गॉड के प्रति भी एक दीवानापन हो सकता है, और उसका कोई एक नेगेटिव कॉनोटेशन, उसको हम हमेशा नेगेटिवली डिफाइन नहीं करते, बल्कि उसको एक प्रकार का, एक अलग प्रकार का सत्य उसको मानते हैं। किंतु यदि हम वर्तमान समय में देखें तो इसमें इस प्रकार के जो अलग प्रकार के जो सोचने के तरीके हैं, अलग प्रकार से जीवन जीने का जो नजरिया है, फूको का ये मानना है कि उसमें उस विषय में एक बहुत बड़ा अंतर हमारे सामने आता है, और हम बहुत से जो अलग प्रकार के जो जीवन जीने के नज़रिए हैं, जीवन जीने के तरीके हैं, उनको हम एक मैडनेस का दर्जा दे करके, और मैडनेस जो है वो जो पुराने समय में उसका इतना नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं था जितना हम वर्तमान समय में पाते हैं, तो हम उसके नाम पर ऐसे कुछ व्यक्तियों को हम एक प्रकार से
उनको अब एक मेडिकल नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, उनको एक चिकित्सीय तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, और हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि ऐसे लोग जो हैं उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हम ये जो ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ थिंकिंग, सोचने के जो अलग प्रकार के तरीके हैं, जीवन जीने के जो अलग प्रकार के तरीके हैं, उनको हम प्रॉब्लम के तौर पर, एक समस्या के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं, और उसको एक तरीके से उसका मेडिकलाइजेशन कर देते हैं। और हम इस प्रकार के व्यक्तियों को हम मानने लगते हैं कि इनकी जगह जो है एक समाज में नहीं है, क्योंकि समाज की एक निश्चित व्यवस्था है, और यदि हम समाज में हैं तो हमें कुछ ज्ञान की जो मुख्य परिभाषाएं हैं उनको मान करके चलना होगा। कुछ जो जीवन पद्धतियां हैं, विशेष जीवन पद्धतियां, उनको ही मान करके चलना होगा, और उनकी इतर यदि हम किसी प्रकार की जीवन पद्धतियों को अपनाते हैं तो उनको उस प्रकार की मान्यता नहीं दी जाती। और इस प्रकार से कोई यदि कुछ व्यक्ति अगर कुछ अलग विचारधारा रखते हैं तो उनको एक मैडनेस के अंडर कवर करके उनके लिए हम एक विशेष स्थान की व्यवस्था कर देते हैं, जैसे कि उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मान करके हम मेंटल अजाइलम्स में उनके लिए एक विशेष प्रकार का स्पेस तैयार कर देते हैं, उनके एक विशेष प्रकार की व्यवस्था तैयार कर देते हैं, और उन्हें समाज में और इस प्रकार से उनके लिए सहिष्णुता का जो रवैया है वह समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार से फूको जो है वे मानते हैं कि पुराने समय में जिस प्रकार से कुछ अन्य तरीके से सोचने का जो अवकाश हमारे पास प्रस्तुत था, वह वर्तमान समय में धीरे धीरे मैडनेस के मेडिकलाइजेशन के कारण वह समाप्त हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से वे अपनी दूसरी पुस्तक द बर्थ ऑफ अ क्लिनिक में मेडिकल प्रोफेशन की और आगे चर्चा करते हैं, जहां एक और वो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में जो मनुष्य का जो साइकोलॉजिकल जो स्वरूप है उस ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, और वहीं दूसरी ओर बर्थ ऑफ अ क्लिनिक में जो हमारी शारीरिक संरचना जो है और उसका जो ज्ञान पुराने समय में जिस प्रकार से था और जो वर्तमान समय में जो उस ज्ञान पद्धति में जिस प्रकार का बदलाव आया है, वे उस विषय में बात करते हैं। तो फूको बर्थ ऑफ अ क्लिनिक में प्रमुखता से यह कहते हैं कि पुराने समय में हम शरीर को एक मेयरली एज अ सेट ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि मतलब विभिन्न प्रकार के जो अंगों के समूहों के रूप में नहीं देखते थे। हम शरीर को विभिन्न प्रकार के अंगों के समूह के अतिरिक्त एक स्वयं में एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखते थे, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर दैट मैटर हम जो एक हमारी जो मानसिक पद्धतियां हैं, सोचने के तरीके, हमारे जीवन यापन के तरीके, उनको और शारीरिक जो संरचना है, उन दोनों को भी विभाजित करके नहीं देखते थे। तो फूको इन बर्थ ऑफ अ क्लिनिक नाम के अपनी पुस्तक में कहते हैं कि वर्तमान समय में हम एक अलग प्रकार का रवैया उभरता हुआ पाते हैं मेडिकल साइंस में, और उस नज़रिए के अनुसार जो हमारा जो शरीर है उसको केवल एक अंगों के समूहों के रूप में देखा जाता है, और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो जनरल फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वह जब हम एज अ पेशेंट उसके पास जाते हैं तो वह हमें केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिसके अंगों के समूह में किसी एक अंग में कोई विशेष प्रकार की प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न हो गई, किस विशेष प्रकार की विकृति उत्पन्न हो गई हो, और वह अपना फोकस जो है केवल उसी ओर अपना जो ध्यान है वह केवल उसी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से
जो फूको हैं वो बर्थ ऑफ अ क्लिनिक में जो उनका जो मेन जो प्रतिपाद्य है वह यह है कि वर्तमान समय में हमने बॉडी का जो शरीर के विषय में जो हमारी सोच थी वो एक प्रकार से वो एक टर्म यूज़ करते हैं मेडिकलाइज हो जाना किसी चीज़ का। तो कहते हैं कि इसको हमने मेडिकलाइज कर दिया है। जिस प्रकार से हमने जो साइकोलॉजी जो कि एक अलग विधा है जो हमारे दिमाग में जो विभिन्न प्रकार के जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको स्टडी करने की जो एक विधा है, जिस प्रकार से उस विधा के अंतर्गत हमने बहुत सी विचार प्रणालियों को मेडिकलाइज कर दिया। वहाँ पे हमने ये मान करके हम चलने लगे कि इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति सोचता है तो उसका अर्थ यह होगा कि इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या यदि कोई व्यक्ति एक अलग प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, जहाँ एक और सभी कहते हैं कि भगवान का नित्य प्रति स्मरण रखना चाहिए, वहीं यदि अगर पलटू दास कहते हैं कि नहीं, भगवान का विस्मरण होकर ही मुझे कितना अच्छा आनंद प्राप्त हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो कि बिल्कुल अलग तरीके से सोच रहा है उसको हम वर्तमान समय में इस प्रकार के जो अलग सोचने के नजरिए हैं उनको हम मेडिकलाइज कर देते हैं और उसको हम एक समस्या के रूप में देखते हैं। उसी प्रकार से जो शारीरिक जो संरचना है, जो हमारा शरीर है, उससे भी हम जुड़ी हुई कुछ अलग अवधारणाएं बना लेते हैं और स्वयं को एक अंगों के समूह के रूप में देखते हैं, जिसमें कि मतलब जो डॉक्टर का जो रवैया होता है वह यह है कि मानो कोई ये जो व्यक्ति जो मेरे पास आया है किसी समस्या को लेकर के, वह मानो एक अंगों का एक समूह मात्र ही है और वह हमें कंप्लीटली एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है और जो हमारे जो शरीर से जुड़ी जो हर एक प्रकार की जो क्रिया है उसको एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और एक उसके पास एक जो वृहद एक ब्रॉडर आउटलुक जो हमारे पास पहले समय में मौजूद था, फूको के अनुसार हम उसको वर्तमान समय में हम उसको एक प्रकार से खो देते हैं। किंतु जो फूको एक बड़ी जो एक प्रमुख मुद्दा जो सामने लाते हैं, जो कि पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, वह यह है कि वह है हमारा जो पीनल सिस्टम है, हमारा जो पनिशमेंट देने का सिस्टम है, वह उनका जो तीसरी जो प्रमुख उनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था डिसिप्लिन एंड पनिश, उसमें वे कहते हैं कि पुराने समय में यदि हम देखें तो पनिशमेंट जो थी, पनिशमेंट देने का जो तरीका था वह बहुत भयंकर था। वह बहुत इतना भयंकर था कि वह हमें अमानवीय ही प्रतीत होता है। तो और उसके अतिरिक्त जो आजकल जो हमारे जो पनिशमेंट देने के जो सिस्टम्स हैं वो उसके तुलना में हमें बहुत कम अमानवीय लगते हैं। और उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि यदि हम पुराने समय में देखें तो हम पाते हैं कि जैसे यदि हम यूनान को ही देखें तो कोलोसियम जो समय की उस समय का एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल जो वंडर था, वह न केवल वहाँ पे विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित किए जाते थे, बल्कि वे वहाँ पर विभिन्न जो अपराधी होते थे उनको सजाएं भी दी जाती थी। और वे सजाएं जो थी वे कुछ बहुत ही उनमें से कुछ बहुत अमानवीय भी होती थी। जैसे कि जो अपराधी होते थे उनको कहा जाता था कि आप शेर से लड़ें, आप टाइगर से लड़ें, और यदि आप टाइगर से लड़ते हुए अगर आप बच जाते हैं तो आपकी सज़ा माफ़ हो जाती है। किंतु ऐसा 100 में से एक व्यक्ति के विषय में भी शायद ही संभव हो पाता हो। तो वहाँ पर लोग एकत्रित होते थे ये देखने के लिए कि किस प्रकार एक अपराधी को जो कुछ खूंखार जानवर हैं किस प्रकार से उसको पराजित करके उसको खा जाते हैं।
तो इसी प्रकार से सूली पर चढ़ा देना और सब व्यक्तियों के सामने कोड़े मारना, किसी व्यक्ति को तरह तरह की यातनाएं सबके सामने देना, उसको ह्यूमिलिएट करना, इस प्रकार की जो सजा देने के तरीके पुराने समय में प्रचलित थे, जो कि हमें बहुत अमानवीय प्रतीत होते हैं। किंतु फूको एक बड़ी विशेष बात इस विषय में प्रस्तुत करते हैं, जो कि ये है, वे कहते हैं कि हालांकि पुराने समय में ये जो विभिन्न प्रकार के सजा देने के जो तरीके थे वे हमें अमानवीय प्रतीत होते हैं, किंतु यदि हम वर्तमान समय में देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो सजा देने के तरीके हैं वो बड़े मानवीय हो गए हैं, उनमें कुछ आधुनिक बदलाव आ गए हैं एंड सो ऑन। किंतु यदि हम देखें तो एक प्रमुख बदलाव पुराने समय में और जो आज के समय में है वह यह है कि पुराने समय में ये विभिन्न प्रकार की जो यातनाएं दी जाती थी वे वह उस समय के जो लोग, जो जनता होती थी, जो समय का जो जन था उसके सामने दी जाती थी। हालांकि ये जो अपराधी के लिए ह्यूमिलिएटिंग होता था, किंतु ये कम से कम सभी व्यक्तियों के सामने ये इस प्रकार की जो सजा देने की जो क्रियाएं होती थी वे स्पष्ट रूप से सबके सामने होती थी। किंतु यदि इसके बिल्कुल विपरीत यदि हम वर्तमान समय में देखें तो हम पाते हैं कि जो सजा देने के जो तरीके हैं, यानी कि अगेन जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं कि साइकोलॉजी का जो डिसिप्लिन है वो कुछ विशेष प्रकार के लोगों के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था तैयार कर देता है कि यदि कुछ व्यक्ति कुछ अलग हट करके सोच रहे हैं, उनकी विचार पद्धति कुछ अलग तरीके की है, उनका व्यवहार कुछ हमसे अलग तरीके का है, तो उनका समाज में कोई स्थान ना हो करके हम उनके एक अलग विशेष स्थान की व्यवस्था कर देते हैं। इसी प्रकार से बर्थ ऑफ अ क्लिनिक, अगर किसी व्यक्ति के उस मेडिकल प्रोफेशन में हम शरीर को ही पूरा एक मेडिकल गेज से देखने लगते हैं, और यदि कहीं किसी अंग में अगर कोई दिक्कत है तो हम उसके लिए एक अलग व्यवस्था की तैयारी कर देते हैं, यानी कि हॉस्पिटल, क्लिनिक, जहाँ पे जाकर के उसका ट्रीटमेंट किया जाए, और उस ट्रीटमेंट के दौरान भी उसको एक शरीर मात्र के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा जो नया पनिशमेंट का जो तरीका है उसमें भी हम क्या करते हैं कि जो सजा देने के जो तरीके हैं उनमें जो प्रमुख बदलाव ये है कि सजा देने की एक अलग व्यवस्था, एक अलग स्पेस तैयार कर दिया गया है। सजाएं जो हैं वे सब व्यक्तियों के सम्मुख ना दे करके जेल की चार दीवारी के भीतर दी जाती हैं। अब हमें ये जो तरीका है हमें लगता है कि बहुत मानवीय हो गया है, किंतु फूको का मानना यह है कि यह तरीका पहले से भी और अधिक अमानवीय है, क्योंकि पहले जब इस प्रकार से सजाएं सब व्यक्तियों के जन प्रतिनिधियों के सामने दी जाती थी तो उस समय कुछ लोग विचलित हो करके इस प्रकार की सजा व्यवस्था के विषय में विद्रोह भी करते, और इस विषय में विद्रोह के कारण उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रहती थी। जो एक जो व्यक्ति है, जो किसी जगह पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको पता होता था कि किस प्रकार की सजा किस व्यक्ति को दी जा रही है। किंतु अब ये जो एक अलग व्यवस्था, एक पीनल व्यवस्था जो तैयार हो गई है मॉडर्न आधुनिक समय में, उसमें ये सजाएं एक अलग स्पेस में दी जा रही हैं, चार दीवार के भीतर दी जाती हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की वायलेंस होती है, किंतु वह हमारी आंखों से अलग होती है, जिसके कारण जो पुराने समय में जो कुछ प्रकार के विद्रोह संभव हो पाते थे, अब उस प्रकार के विद्रोह संभव नहीं हो पाते, क्योंकि एक जो ऑर्डिनरी जो सिटीजन है, एक जो साधारण जो नागरिक है, उसको जेल के भीतर अपराधियों से को किस प्रकार की सजाएं दी जा रही हैं उसके विषय में उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान जो है वह नहीं होता है। तो इस प्रकार से वे जो और इस प्रकार से वे उसके अतिरिक्त
वे जो है एक और एग्जाम्पल देते हैं और दिखाते हैं कि जो एक नई प्रणाली है पावर को एग्जर्ट करने की, पनिशमेंट जो है उसको चार दीवारों के पीछे अलग से देना, और जो एक जो अलग प्रणाली जो हमारे सामने प्रस्तुत होती है वे कुछ इस तरीके की है कि वे इसमें पैनऑप्टिकॉन का उदाहरण देते हैं। पैनऑप्टिकॉन एक इस प्रकार का जेल है जहां पर एक व्यक्ति आपको हमेशा देख सकता है, जहां पर एक इस प्रकार की व्यवस्था है कि आप हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के आंखों के सामने रहते हैं, यानी कि आपको हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति देख रहा होता है। और आप इस विचार के साथ, आप इस चेतना के साथ जीते हैं पैनऑप्टिकॉन में कि मुझे देखा जा रहा है, मुझे हमेशा निरंतर मैं किसी न किसी की व्यक्ति की आंखों के सामने हूं। तो ऐसी व्यवस्था में आपको निरंतर अपने इर्द गिर्द एक पावर का आभास रहता है, एक पावर की व्यवस्था, एक पॉलिटिकल पावर आपके इर्द गिर्द हमेशा बिखरी रहती है, और आपके को हमेशा यह आभास रहता है कि मैं इस पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसका एक विषय हूं और मुझ पर निरंतर नज़र रखी जा रही है। तो इस प्रकार से जो आपका एक पर्सनल स्पेस है वह कंप्लीटली मानो लूज हो जाता है, आप उसको खो देते हैं और आप केवल एक पब्लिक स्पेस में जीने लगते हैं जिसकी की अपनी एक निश्चित व्यवस्था है और जिसके इतर ना आपको सोचने का अवकाश है और ना ही आपको किसी प्रकार का किसी प्रकार की क्रियाएं करने का अवकाश है। तो इस प्रकार से पैनऑप्टिकॉन के उदाहरण से जो फूको हैं वे ये कहने की चेष्टा करते हैं कि जो वर्तमान समय में जो एक पावर स्ट्रक्चर है उसका बोध हमें निरंतर कराया जाता है, जिस प्रकार से कि पैनऑप्टिकॉन में हमें आभास रहता है कि हमें निरंतर देखा जा रहा है, उसी प्रकार से एक पावर की व्यवस्था निरंतर हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती है और जिसके अंदर की हमें जो हमारा जो प्राइवेट स्पेस है उसके अंदर जो कुछ ओरिजिनली हमारे जो अपने पर्टिकुलर थॉट्स होते हैं उनको हम हमेशा उनको एक तरीके से हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हम उनको दबा करके एक पब्लिक व्यवस्था को मान करके चलें और उसी के अनुरूप सोचें तथा क्रियाएं करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फूको हैं वे पुराने समय की जो इतिहास में जो पुराने समय से कुछ जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको लेकर के वर्तमान की जो कुछ हमारी व्यवस्थाएं हैं उनके विषय में अपना एक अलग चिंतन, एक समालोचना प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार से जो आधुनिक जो मान्यता थी कि इतिहास को हमें इस रूप में देखना चाहिए कि जैसे वो मानो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो, एक क्रोनोलॉजिकल कुछ इवेंट्स हो एक के बाद एक होते रहे और हमें बड़ा डिसइंटरेस्टेड तरीके से उनको देखना चाहिए एक हिस्टोरियन के रूप में। उससे बिल्कुल अलग वे हिस्ट्री को बिल्कुल एक अलग नज़रिए से देखते हैं और उस नज़रिए से अपने जो वर्तमान समय की कुछ व्यवस्थाएं हैं उनकी समालोचना प्रस्तुत करते हैं। तो दर्शकों इस विषय पे हम अपने अगले व्याख्यान में और बातें करेंगे जिसमें हम दरीदा और फूको के विषय में कुछ और बातें करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर अजय वर्मा जी को। डॉक्टर अजय वर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों अगर इस लेक्चर के संबंध में आप अपने जो प्रतिक्रियाएं हैं वो साझा करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार सर।